औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डो टॉक। नाजरीन, मामलात किस जानिब हैं? और अगर पाकिस्तान में सियासत की बात कर ली जाए तो सियासी मामलात बिल्कुल अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं इक़्तिदार पर मेरे अजीज़ हम वतनों अस्सलाम वालेकुम का ख़तरा मंडलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ सिंध के इदारों में सियासी मुदाखलत, मुलाजमीन परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सियासी मुदाखलत होना सिंध के इदारों में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मुसलसल सियासी बुनियादों पर भर्तियां की जाती हैं और फिर उन्हीं मुलाजमीन को, जाहिर सी बात है, वो किसी सियासी जमात के कारकुन, किसी सियासी जमात के हमदर्द या किसी सियासी जमात के जियाले कहलाते हैं। उनको फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब से एक सवाल किया है कि अब्बू बचाओ मुहिम कौन चला रहा है। जनाबे वाला, अब्बू बचाओ मुहिम कोई भी चलाए, लेकिन अब्बू को बचाने के लिए जो रहनुमा सामने आए उनमें मरियम नवाज साहिबा सरे फहरिस्त हैं और उसके बाद नंबर आपका ही आता है। और आपने अपने अब्बू को बचाने के लिए बहुत बयानात दिए हैं। एक लात मार के हुकूमत गिराने के दावे भी किए, लेकिन एक लात अभी तक नहीं पड़ी है हुकूमत के हवाले से। और शायद पसे पर्दा कुछ अनासिर मुकमुका के ऊपर भी गामजन दिखाई देते हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि अगर हुकूमत गिराने में कोई ऑपोजिशन जमात इंटरेस्टेड है कि हाँ जी हम हुकूमत गिराना चाहते हैं, तो किसी लात की जरूरत नहीं है, हाथ की जरूरत है। हाथ से इस्तीफा दे दिया जाए तो शायद हुकूमत गिर जाए। खाली पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफे जमा कराना शुरू कर दे तो वजीर आजम एक मिनट भी कुर्सी पर बराजमान नहीं रह सकते। लेकिन यहां पर नीयत का थोड़ा सा फुकदान पाया जाता है। और साथ ही साथ अब पुलिस अफसरान की तैनाती के ऊपर सिंध में वो खेल तमाशा देखने में आ रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सिंध के अफसरान को विफाक तैनात करता है, विफाक उनकी खिदमात वापस लेना चाहता है तो वजीर आला साहब उनकी खिदमात देने से इनकार कर देते हैं। अब यहां पर वजूहात क्या सामने आती हैं कि सिंध में तैनात पुलिस अफसरान के अंदर कौन से सुरगाब के पर लगे हुए हैं जिसको ना विफाक छोड़ने के लिए तैयार है और ना ही सिंध हुकूमत। दूसरी बात ये, आज ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने तनकीद की है इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर कि पहले जो है वो पुलिस आईजी सिंध के मातहत होती थी, अब वजीर आला के मातहत होती है। वजीर आला साहब ने भी अपनी नौकरी पक्की करते हुए ये बयान दिया कि जनाबे वाला हमारे दौरे हुकूमत के अंदर पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हुई है। पहले पुलिस आईजी को जवाबदेह होती थी, अब पुलिस इस हाउस को जवाबदेह है। जनाबे वाला तो जरा ये भी पूछ लीजिए कि शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स जो बढ़ते जा रहे हैं उस पर ये पुलिस किसको जवाबदेह है। बहुत सारे वाकयात के अंदर तो सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर मुल्जिमान की शक्लें भी वाज़ेह हो जाती हैं, फिर भी ये पुलिस किसी को जवाबदेह नहीं है। ये पुलिस जवाबदेह में है कि हब्से बेजा के अंदर किसी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जाए, लेकिन वजीर आला साहब महज नोटिस लेते हैं, रिपोर्ट भी तलब की जाती है और रिपोर्ट लेके फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि ट्रैफिक पुलिस के हवाले से कारकर्दगी बिल्कुल खिराज तहसीन की मुस्तहिक है और उनको खिराज तहसीन भी पेश किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक और बयान में पढ़ता चलूं तो उन्होंने कहा है कि झूठे मुकदमात से पार्टी के जियालों को झुकाया नहीं जा सकता। बिलावल भुट्टो साहब शायद मुल्की सियासी मामलात और मुल्क के अदालती मामलात को मद्देनजर नहीं रख रहे। उनको यह नहीं पता कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को बरी नहीं किया गया है, वो जमानत पर बाहर आए हैं। अदी फरियाल तालपुर को बरी नहीं किया गया है, वो भी जमानत पर बाहर आई हैं। खुर्शीद शाह साहब को भी बरी नहीं किया गया, जमानत पर बाहर आए हैं। और आगा सिराज दुरानी साहब भी जमानत का परवाना और इससे कबल प्रोडक्शन ऑर्डर पे बाहर थे और फिर जमानत का परवाना लेके वो भी अपने घर के अंदर बरा जमान है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक बार फिर विफाक की तरफ आएंगे तो विफाक की तोपों के हवाले से आपको बताते चले कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने तनकीद की तोप चलाई है, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी पक्की की और उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क करार दिया। और उसकी वाज़ेह मिसाल यह है कि 150 वज़रा को इस बात की तनख्वाह दी जाती है कि महज वो ये बताते रहें कि माजी की हुकूमतें चोर थी, जरदारी चोर था, नवाज शरीफ डाकू थे और इस तरह कोई रॉक एजेंट था, कोई मोदी का यार था। ये सिर्फ वज़रा की ड्यूटीज में शामिल है। और साथ ही साथ महमूद खान साहब जो कि वजीर आला हैं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, BRT के मंसूबे के ऊपर कोई बात नहीं करते और कहते हैं कि 50 साल हुक्मरानी करने वाली जमातों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। जनाबे वाला 1.5 साल का अरसा तो आपको भी गुजर चुका है और आपने तो आवाम के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स में बहुत कुछ किया है और वो बहुत कुछ के समरात आवाम देख रहे हैं। महंगाई 2020 में मजीद बढ़ेगी और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। सिंध में
दोबारा गैस का बहरान पैदा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत के तमाम अरकान जो हैं, बशमूल मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी के, वो दौरों में मसरूफ दिखाई देते हैं। 63 अरब रुपया अली जैदी साहब बर्बाद करके बैठे हैं। BRT के अंदर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बर्बाद कर दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। यहां पर अवाम को रिलीफ देने के बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुशायरे करके वाह वाह करवाई जा रही है, लेकिन मुशायरे के अंदर जो पैसा खर्च हो रहा है वो किसी की जागीर नहीं है, वो मेरा और आपका टैक्स का पैसा है, जिससे शौकत यूसुफजई साहब को गाड़ियां भी दी जा रही हैं, मुशायरे किए जा रहे हैं, भैंसें बेच दी गई, पैसा कहां चला गया, गाड़ियां बेची गई, पैसा कहां चला गया। 1 अरब 20 करोड़ का बिल बनाया गया, पंजाब की काबीना 1 अरब 20 करोड़ की चाय पी गई। वसीम अकरम प्लस को जो है वो हिलाने का नाम नहीं लिया गया इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से। और फिर कारकर्दगी वज़रा की कैसी हो तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही जुमला सामने आता है कि हर वजीर में से किसी की या तो जेब भारी है या उसकी पर्ची भारी है, तभी वो सीट पर बराजमान है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भाषानी शाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अदील फारूकी एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं, बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं, सीनियर तज्जियाकार अख्तर आराई साहब, बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। इस वक्त भाषानी शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करूंगा। जनाबे वाला, कह देना बहुत आसान होता है कि माजी की हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, बेहतर ना हो कि अपने गिरबान में झांकने के बाद फिर आगे दूसरों के ऊपर उंगली उठाई जाए। सब बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। असल में एक चीज़ मैं ज़रूर ये बताता हुआ चलूँ कि माजी की गवर्नमेंट ने जो किया वो आवाम के सामने है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट जो कर रही है हमारी, वो भी आपके सामने है। बिल्कुल। अब माजी की गवर्नमेंट आप देखें, पिछले 25-30 साल में उनकी जो है ना इक़्तिदार हुकूमत रही है। सही। अब उसको 1.5 साल के अंदर तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1.5 साल में हमने पूरे पाकिस्तान को तब्दील कर लेना है। अच्छा। इसी गवर्नमेंट के अंदर आप मसले मसाइल देखें, करप्शन के ऊपर देखें, इदारों के ऊपर देखें, फिर कश्मीर का इशू देखें, फिर इसी तरीके से और पाकिस्तान के अंदरूनी इशू देखें। लेकिन मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं एक बात ये करूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने इक़्तिदार संभालते हुए सबसे पहले जो करप्शन पाकिस्तान के अंदर हुई है उसका एहतसाब शुरू किया। ठीक है, लेकिन एदाद शुमार में आप लोग जो है वो करीब आ गए जरा करप्शन। सर मैं उस चीज पे भी आ रहा हूं। अच्छा। उसके बाद इदारों को आप देखें, इदारे बिल्कुल आप यूं समझ लें कि बिल्कुल करप्ट हो चुके थे। अच्छा। जो इदारों को अगर लेन पे लेके आए तो पिछली गवर्नमेंट की कारगुजारी थी। अच्छा। हमारी नहीं थी। अब हमारी गवर्नमेंट 1.5 साल हमारी गवर्नमेंट को हो गया है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक आप देख रहे हैं जो इकदाम हमारे चल रहे हैं। जी जी। तो आप केपी के आज आपने सुना होगा चीफ डिस्ट्रिक्ट साहब का, खोसो साहब का, को जो केपी की पुलिस को उसने अप्रिशिएट किया। सबसे मेन चीज सर हमारे इदारे हैं। हमारे इदारे अगर दुरुस्त होंगे जी जी तो फिर हमारे अवाम पे सारी चीजें आती है। अच्छा। अगर इदारे हमारे दुरुस्त नहीं होंगे तो हमारे अवाम तो, अगर इदारे दुरुस्त नहीं है, 4 मरतबा आप लोग जो है वो IG चेंज कर चुके हैं इस्लामाबाद का, वजह क्या है सर? सर मैं फिर उसी बात में आऊं जी। इसी हवाले से फिर मैं आके थोड़ा सा आप सुबह सिंध को देख लें। अच्छा। IG हमारे जी अपना SSP वो नहीं लगा सकते, DIG को कोई वो हुक्म नहीं दे सकते, CM की इन्वॉल्वमेंट देखें। अच्छा। सिंध के अंदर कुछ हो नहीं सकता, सिंध की पुलिस की आप तरीकाकार देखें। अच्छा। देखें सब चीजें होती हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट के अंदर, अगर आपने मुझे मिसाल दी इस्लामाबाद की, सर अगर हमारी गवर्नमेंट के अंदर अगर IG अगर सही काम नहीं करेगा जी जी, और अगर वही माजी की तरह उसका जो है ना मुस्तकबिल माजी की तरह रहेगा, अच्छा, तो बिल्कुल हम लोग को उस चीज को जो है ना लाहौर का IG कब चेंज कर रहे हैं आप लोग? सर लाहौर का भी IG अभी 1 हफ्ता होने को आ गया, वाकई को एक भांजा नहीं पकड़ा जा रहा उनसे सर। सर भांजा भी पकड़ा जाएगा। अच्छा। वो भी आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने साहब भी मैदान में आ गए, आपको पता सर मैंने उस दिन आपके लाइव एक प्रोग्राम में एक बात की, मैंने खुल्लम एक चीज की तनकीद की जी जी, और मैंने ये चीज कही कि ये सब चीजें आपके सामने आएगी। अच्छा। और इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 दिनों में एक इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अंदर
आप देखेंगे कि हकीकत में गरीब और अमीर के लिए कानून क्या है वो भी आपके सामने आएगा कि भांजा भी आएगा और दूसरे तीसरे भी आएंगे। अच्छा, इसके पीछे हाथ क्या था? अच्छा, हाथ क्या था? लोग कह रहे हैं कि जी आज वालिद साहब का बयान ये है, नियाजी साहब का, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो मुजरिम नहीं है, उसको अगर कोई एक फुटेज दिखा दें कि उन्होंने तशद्दुद किया हो या तशद्दुद के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया हो तो मैं अपने बेटे को खुद पेश कर दूंगा। आज फुटेज चल रही है तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर जिसमें वो देखे जा सकते हैं कि मोबाइल के शीशे के ऊपर डंडे मार रहे हैं। सर कब पेश कर रहे हैं नियाजी साहब? सर हम फोटोज के ऊपर जाना ही नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर बाहर सड़कों में सारे कैमरे लगे हुए हैं। जी जी, कैमरे की फुटेज बता रहा हूं सर। सर मैं कैमरे की बता रहा हूं, फोटोज नहीं देखनी। हमने प्रॉपर हर चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम प्रॉपर हर चीज के प्रूफ सबूत के सामने सामने, चाहे वो इमरान, हमें हमारे कायद ने ये नहीं सिखाया, हमारे कायद ने ये सिखाया है कि मैं अपने नजरिए के साथ अपने कारकुन को कहूंगा कि मेरे नजरिए मेरे विजन के साथ कोई सौदा नहीं करना है। अच्छा। तो हमने इमरान खान से यह सीखा है, अगर कहीं पर हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोई बात आती है तो मैंने आपसे कहा है कि हम उस चीज को भी सामने फ्रंट पे लेके आएंगे कि ये हमारी कोताही है। अच्छा। और ये आवाम की कोताही, लेकिन उस चीज के अंदर 2 दिन के बाद इसी टॉक शो प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो भी चीजें आपके साथ, सिर्फ 2 दिन की बात है। चले ठीक है, वैसे सवालात मेरे पास बहुत है, पूरा प्रोग्राम आप पे खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अदील फारूकी साहब जरा ये भी बता दें सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बयान दिया है, झूठे मुकदमात से पार्टी जियालों को झुकाया नहीं जा सकता। क्या बिलावल भुट्टो साहब इतने गैर संजीदा सियासतदान हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके वालिद साहब हों, उनकी फूफी मोहतरमा हो, खुर्शीद शाह साहब हों या आगा सिराज दुरानी साहब हों? आप खुद भी एक वकील हैं सर, आपको नहीं पता वो सारे जमानत के ऊपर आए हैं? बरी होके तो कोई भी नहीं आया, अदालत से सुरखुरू होके कोई भी नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया बिल्कुल दुरुस्त बयान दिया। अच्छा, आपकी इतला के लिए भी अर्ज है और आपको भी मैं एक चीज ये समझा दूं। चलो आप ये कह सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की बेल हुई वो मेडिकल ग्राउंड पे, ठीक है। आपने नहीं देखा कि नैब जो है बिल्कुल फेल होगी, प्रोसिक्यूशन में कोई चीज सबूत फराम नहीं कर सकी, फरियाल तालपुर साहिबा की जो गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं दे सकी। अच्छा। उस बेस पे उनको बेल मिली। खुर्शीद शाह साहब को किस बेस पे बेल मिली? आगा सिराज दुरानी साहब को किस बेस पे बेल मिली? तो शर्जील मेमन साहब को किस? हमें तो एतमाद है ना, हम तो फेस कर रहे हैं। और कर लेते, निकल जाते, जमानत लेने की क्या जरूरत है? ना हमारे ऊपर तो झूठे मुकदमात हर दौर में बनाए गए। अच्छा। चाहे हम इक्तदार में थे या चाहे अपोजिशन में थे, हमारे पीपल्स पार्टी का हमेशा ट्रायल हुआ है। अच्छा। हम तो बड़ी खंदा पेशानी से अदालतों को फेस कर रहे हैं। तो मगर अवाम के बाद सर बिल्कुल झूठे मुकदमात है ना। मैं कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल झूठे मुकदमात है ना। अगर इनके पास कुछ होता तो इतने अरसे से ये जो कौम का पैसा और मुल्क का वक्त जाया किया जा रहा है, कोई चीज प्रूव तो करते हैं ना। चेयरमैन नैब कह रहा है कि जी मैंने इतनी सारी रिकवरी की है करप्शन से, इतने अरब रुपया हमने इकट्ठा किया है। मुझे पता है कौन सा पीपल्स पार्टी का रहनुमा आपने उससे पैसे रिकवर किए हों। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की, किस्तें आना शुरू हो गई हैं, बात ये फवाद चौधरी साहब के बयानात को आपको पता है वो किस्तें आना ज्यादा पता होगा, आपकी पार्टी में रह चुके हैं ना वो। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात है, फवाद चौधरी आए ना, आके टीवी पे बात करे, बताए। टीवी पे ही बयान दिया है ना, मैं यही कह रहा हूँ ना, आके कौम को ये भी बताए ना कि इतने पैसे हमें किस्त के तौर पे फला पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने दिया है। ये सारी बिल्कुल जो है टीवी पे बैठ के क्या सराइयां जो करते हैं। अच्छा। इस वक्त इनसे सवाल किया जाता है परफॉर्मेंस का। जब परफॉर्मेंस का आप सवाल करते हो तो ये इधर उधर की बात करते हैं। जब आप इनसे कहते हो कि आपने एक इस मुल्क में लोगों को ये ट्रेंड सेट किया था कि हम इस मुल्क में एक कानून लेके आएंगे, दो कवानीन नहीं होंगे। अच्छा। फिर जब इन्होंने, आप देखें इमरान खान साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से क्या कहा था जब वो उनके दौरे हुकूमत में गिरफ्तार हुए थे, या उसके बाद उन्होंने क्या उनके बारे में बयानात दिए थे। आज इनके वज़रा, मैं कहता हूँ कितनी डिठाई के साथ उनको आके डिफेंड करते हैं। इन्होंने तो जो मंशूर दिया था, जो इन्होंने नुकात दिए थे, सबसे यू टर्न ले लिया है। अच्छा, डिठाई के साथ तो आप लोगों ने भी हल्फ लिया था ना सर। आप मेरी बात सुने, देखें जी। उस वक्त एक आईनी हमारी मजबूरी थी। अच्छा। हमने बड़े तरीके से, वो बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन नहीं था, माजरत के साथ। देखिए आप मेरी बात सुने, उन्होंने ज़ियाउल हक के सामने खड़े होकर ये बात की थी कि मैं हल्फ नहीं लूंगा। सर आप मेरी बात को समझे, बाज़ औक़ात इस मुल्क की मफाद में, इस मुल्क की बेहतरी में बड़ा तरीका देखा ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने इंट्रो में कहा ये इस्तीफे क्यों नहीं देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस्तीफों का ऑप्शन हमारे पास पीटीआई के धरने वाले दौर में भी था। हमने फिर भी इनको कन्विंस किया कि आप पार्लियामेंट में आके बात करें, एक ऐसे फोरम पे, क्योंकि जमहूरियत के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सिस्टम को हम डी ट्रैक किसी भी सूरत में नहीं। जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी मैं आपको बताता चलूं,
बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल में भी एक बंदा जो है वो आप लोगों ने नामजद किया था, और बाद सानिह कारसास के अंदर भी वो बंदा नामजद था और उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया आप लोगों ने। सर ये जमहूरियत के लिए कुर्बानी कंसीडर की जा सकती है? वो एक सियासी आपस में कोई ऐसी बात हो सकती है। मैं ओवरऑल जो कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में अदारों के इस्तेकाम और जमहूरियत की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अच्छा। वो कोई ऐसे किसी उसका हिस्सा अमल का हम नहीं बने, न बनना चाहते हैं जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ही लिपट जाए। अच्छा। आप एक बात कह रहे थे ना कि इस्तीफों वाली, इस्तीफे तो हमारे पास उस वक्त भी ऑप्शन था। अच्छा। जब पीटीआई वाले इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होके कह रहे थे कि जी हम पार्लियामेंट को नहीं मानते, और उन्होंने इतनी तहजीक अमेज गुफ्तगू की पार्लियामेंट के बारे में जो आज तक किसी ने नहीं की। अच्छा, चले ठीक है। पीपल्स पार्टी ने हर वक्त, देखिए इस वक्त आप पाकिस्तान की पिछले 5 साल की सियासत उठा के देखें ना, ठीक है, सबसे मैच्योर सियासत, सबसे बुर्दबार सियासत, सबसे ऐसी सियासत जो इस मुल्क के अदारों और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कौन सा लीडर कर रहा है। चले ठीक है, सवाल भी इसके ऊपर बात, बिल्कुल इसके ऊपर सवाल बनता है। एक सवाल मैं फिर करूंगा आपसे, लेकिन अख्तर अराई साहब की जानिब मुझे जाना है, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। अख्तर अराई साहब से पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल जमात का बंदा यहां पर मौजूद होगा वो अपने लीडर और अपनी पार्टी क़यादत की शान में कसीदे ही पड़ेगा, तनकीद तो नहीं करेगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अख्तर अराई साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर भाई, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से बात करूं, वो कहते हैं हम भी जमहूरियत की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से बात करूं, वो कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। और मुस्लिम लीग नून वालों से बात करूं तो उनका भी यही मौक़िफ़ होता है कि जमहूरियत के नफाज में जितना किरदार हमने अदा किया है ना, किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर किसी एक रहनुमा के ऊपर भी हाथ पड़ जाए तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। जरा ये बता दें, पाकिस्तान में मौजूदा हालात और मौजूदा सियासी निज़ाम के तनाजुर में जमहूरियत किस चिड़िया का नाम है? जमहूरियत किस चिड़िया का नाम है, ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहूँगा, और उन स्टूडेंट्स को जो MA पॉलिटिकल साइंस करते हैं, या अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हों, तो जो पाकिस्तान की सियासत है वो कोई और ही चिड़िया का नाम है यहाँ पर। अच्छा। बड़े सगीर की सियासत कुछ इसी तरह की है। बात यह है कि ये तो होगा, और ये है सही कि आप किसी भी सियासी पार्टी पर माजी के हुक्मरानों पर आप उंगली रखेंगे तो आपको तो जवाब मिलेगा। बिल्कुल सही। और बेसिकली इस माशरे में जो कन्फ्यूजन है ना, वो एक प्रोडक्ट है, और इस कन्फ्यूजन का जो शिकार है वो तमाम लोग हो जाते हैं, बेनिफिशरी अवाम जो होती है। बाकी उसका बेनिफिट लेने वाली ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो। दोहरा कानून है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर। अदील साहब एक लॉयर हैं, आप समझते हैं कि अगर कोई पिटीशन दायर करने वाला लॉयर है, उसके बाद कोई कंप्लेनर जाता है तो वो उसको कुछ कवानीन के रेफरेंस बता के कि मैं आपका केस जीतूंगा। सही। और जो रिप्लाई करने वाला रिस्पोंडेंट होता है उसके पास भी कुछ कवानीन होते हैं और वो कहता है मैं जीत के दिखाऊंगा। बात यह है कि दोनों के लिए हर कोई अपने दोनों के लिए अवेलेबल है। देखिए कंफ्यूजन, दोहरा कानून इस मुल्क में मौजूद है, बातचीत की जा सकती है, टॉक शो पे आके सब जवाब देते हैं और सब बात करते हैं। यकीन कीजिएगा पीटीआई का पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम ये गवर्नमेंट में आई है, मगर 20 साल, पिछले 15 साल, 10 साल में कंटेनर पे बैठ के जो बातें की हैं वो तमाम बातों के बरक्स इनके बयानात होते हैं जी, ठीक है। और माजी की हुकूमतें भी यही करती रही हैं। तमाम के अगर आप स्टेटमेंट्स निकाल लेंगे तो हर चीज़ की रिवर्स माइनस में स्टेटमेंट पहले से मौजूद होगी, वो आप अपना दिखा सकते हैं टीवी शो पे। तो सर जी इस पे कोई कानून साजी होनी चाहिए ना कि एग्जैक्टली बात यह है कि हमारे से पहले वादे कुछ और हैं, इलेक्शन के बाद अमली इकदाम कुछ और हैं, तो आर्टिकल 62 लगनी चाहिए। कानून साजी जो उनका बुनियादी काम है वो करते नहीं है, ठीक है, ना करने देते हैं जी। अगर कानून साजी होती है, ऑर्डिनेंस आते हैं तो वो सिर्फ वो आते हैं जो उनके मफादात के होते हैं। बात यह है कि भला यानी कि प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव काम करना ही नहीं है। पीटीआई देख लीजिए कि 1.5 साल से प्लस हो गया, अभी तक इन्होंने क्या प्रोग्रेस दी है। माजी की हुकूमतें अगर कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ बयानबाजी थी या इसी तरह की टॉक शोज में आके फाइटिंग हो रही थी या उसकी तरदीद हो रही थी या तमाम तरह जो चीज़ें आपने बयान फरमाई, तो मुझे ये बताइए कि पीटीआई ने अभी तक क्या किया। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को भी तो देखें। बात यह है कि कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, आवाम के लिए कोई दादरसी नहीं होगी, उनके मुश्किलात कम नहीं होंगी, कोई ना कोई शोशा छूट जाता है, पब्लिक को इंगेज कर दिया जाता है, कोई ना कोई बिजी हो जाता है। अब आप देख लीजिए कि ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस है, जो मल्टी डायमेंशनल जो डिफरेंट फोर्सेस जो उसको रिमोट करती हैं, वो सारी चीज़ों का पूरा इन्फ्लुएंस इसके अंदर मौजूद होता है।
और उसके अंदर जो इंटरनल जो चीज़ें हैं, जो इंटरनल जो जिसको पॉलिटिकल एक्टर्स कह लें, आप कुछ भी कह लें, आप उसको नाम दे दीजिए, और उनका काम क्या है? बिलावजह टाइम का ज़िया, नुकसान, बात प्रोडक्टिव करनी नहीं है, टॉक शो में बैठ के कोई काम की बात करनी नहीं है, आवाम के मसाइल को हल करना नहीं है, कानून साजी करनी नहीं है, तरक्याती काम करने नहीं है। कराची की मिसाल अगर ले लें तो कौन सा वफाक ने यहाँ अभी तक कोई ऐसा काबिल जिक्र काम किया है? सिंध गवर्नमेंट की बात कर लें, कौन सा काबिल जिक्र काम किया है? अंडरपास बनाया अभी तो माशाल्लाह, अच्छी बात है, ठीक है। अगर उन्होंने 11-12 साल उनका बनाने का, लेकिन फिर भी उन्होंने बना नहीं किया है। देखिए काम कुछ ना कुछ किए होते हैं, मगर क्या इस स्पीड से? क्या यही थोड़ा बहुत काम करना था? काम तो बहुत है ना, अगर ये करना चाहें। जब इनके वुज़रा बिजी होंगे बहुत सी चीज़ों में, आपने खुद फरमाया, उसको रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। मेरा तज्जिया ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि खुदारा कुछ थोड़ा सा काम कीजिए। पीटीआई है तो वो कुछ काम करे, सूबाई हुकूमतें हैं तो वो कुछ काम करें, चाहे वो किसी भी सूबे की हो। केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने वो आउटपुट नहीं दी जो देनी चाहिए थी। सही, ठीक है, कुछ काम किए हैं, ज़रूर किए हैं, मगर यह है कि इतने नहीं हैं। अब क्या 5 साल एक और चाहिए पीटीआई को, या क्या सिंध गवर्नमेंट को दोबारा नेक्स्ट टाइम भी चाहिए सिंध के अंदर कुछ काम करने के लिए? तो अवाम के दुखड़ों को, अवाम के प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा? चलें इसका जवाब ले लेते हैं। शाह साहब जरा आप भी बता दें। सर, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने अपने लीडरान को बोला हुआ है कि मेरे विजन के बरक्स कोई काम नहीं करना। सर जी, 22 साल तक जो आपका विजन था वो अब तो है ही नहीं। आप लोग कहते हैं कि इक्तदार में आने के बाद हम लोगों को पता लगा कि मसाइल कितने हैं और किस तरह माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। 22 साल तक एक प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाले थे कि 22 साल बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, उनको पता ही नहीं था बारात किस तरफ जा रही है। सर, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, हमें पता था बारात किससे जा रही है। हमें ये नहीं पता था कि इक़्तिदार हुकूमत पे हम नहीं रह चुके थे। हमें ये नहीं पता था कि माजी की गवर्नमेंट इन्होंने खजाने के अंदर क्या किया है, क्या कुछ छोड़ा है, क्या कुछ नहीं छोड़ा हुआ। अच्छा, हम जब इक़्तिदार हुकूमत में आए तो अंदर की जो हमने पोजीशन देखी तो हमें ये नजर आया कि जो रखा हुआ है वो भी उठा के ले गए। अच्छा सर, 30,000 अरब रुपए आपके पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ा हुआ। ठीक है। जो जैसे अराई साहब ने एक बात कही कि जी पुल बने हैं, या आदिल साहब ने एक बात बोली कि फलाने काम हुए हैं, तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि एक काम के लिए आपको अगर 1 अरब दिया जाता है तो उस काम पे आपके 25 करोड़ खर्च आते हैं, 75 करोड़ कहीं और जाते हैं, तो कर्जा किसने दिया? सर, इक़्तिदार हमने संभाली। 30,000 अरब रुपए पाकिस्तान पे इस अवाम के सामने, ये अवाम के ऊपर, ये अवाम मकरूज थी। इन पिछले गवर्नमेंट थी या है? सर अब तो डबल हो गया ना कर्जा। सर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आते वक्त ये शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हमें तो खतरे में ये था कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो जाए। अच्छा। तो कम से कम हम आते हुए 10 अरब डॉलर आपकी जो है ये खतरा टल चुका है, बिल्कुल टल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मजीद मैं एक चीज आपको और कहूं, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भाई ने किया कि इस गवर्नमेंट ने 1.5 साल के टाइम पे, सर हम वो नहीं करेंगे जो इससे पहले गवर्नमेंट कर चुकी है। अच्छा, आने के साथ ही इक़्तिदार में अवाम को बेवकूफ बनाया, 6-8 महीने साल के बाद फंड जारी कर दिए। वो फंड कहां जा रहे हैं, किधर लग रहे हैं, कुछ पता नहीं है। हम बिल्कुल प्लान के तहत हम काम कर रहे हैं जी। और इंशाअल्लाह के आने वाले टाइम पे आप हर सूबे के अंदर आपको काम नजर आएंगे। अच्छा। और बाकायदा तौर पे वो काम, जो पैसा जारी किया जाएगा, उस पैसे के ऊपर बिल्कुल बैलेंस होगा। सर जी, आप पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, अगर मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लूं, 5 साल का आप लोगों ने वहां टर्नओवर निकाला है, दोबारा आप लोगों की हुकूमत आ गई, 1.5 साल मजीद हो गया, बीआरटी का मंसूबा आप लोग मुकम्मल नहीं कर सके। वजूहात क्या है सर? आप लोग 6.5 साल में एक छोटे से सूबे का छोटा सा मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सके, आप मुल्क को डगर पे लाने की बात कर रहे हैं। सर, आपका कैपेकी के अगर आप बात कर रहे हैं तो पिछले 15 सालों से वो दहशतगर्दी का शिकार था। सर अच्छा, दहशतगर्द आके बीआरटी गिरा देते थे? बीआरटी नहीं करवाते थे, लेकिन आप तो ये देखते कि वहां के हालात क्या चल रहे थे। अच्छा। वहां का निजाम क्या चल रहा था। आप मुझे ये चीज बताएं कि हमारे गवर्नमेंट, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, आप हमें कोई करप्शन बताएं। आप मुल्क के अंदर, छोटा मोटा मैं नहीं कह सकता हूं, जो माजी में देख के आप देख लें
कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जो नून लीग की गवर्नमेंट में जो दहशतगर्दी हो रही थी, जो करप्शन हो रही थी, उस चीज के ऊपर मुझे बताएं कि हमारे 1.5 साल दौर में का एक बयान जो है मैं कोट करता चलूं, उन्होंने कहा कि फला मुल्क से इतने अरब आ गए, IMF से इतने अरब आ गए, एशियाई तरक्याती बैंक से इतने अरब आ गए, किसी दोस्त ममालिक ने इतने अरब दे दिए, फिर भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये भी बता दें आप सर कि कौन सा कुत्ता हांडी चाट के चला गया? सर बिल्कुल आवाम को मैं आज ये आपके टॉक शो में ये बात जरूर आवाम के सामने ये मैं लाना चाहूंगा जी। हमने अगर कहीं से भी हमारे मुल्क में पैसा आया, अच्छा, वो पैसा या आवाम के टैक्स का पैसा, वो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि वो पैसा आवाम के ऊपर लगेगा। अच्छा, और इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा कि जैसे मैंने पहले बात की कि आने के साथ गवर्नमेंट ने आवाम को खुश किया। अगर 10 अरब 50 अरब अगर वो गवर्नमेंट सूबों को दे रही है, लिखवा रही है आने के साथ इक़्तिदार में 1 साल के अंदर 8 महीनों के अंदर, तो आवाम भी खुश है। आवाम को ये नहीं पता कि हमारा मुल्क किस साइड जा रहा है। आवाम तो खुश हो रही है, महंगाई को तो नीचे ला रहे, लेकिन आवाम को यह नहीं पता कि पाकिस्तान इस टाइम कितने कर्जे का शिकार हो चुका है। हमने सर, पाकिस्तान है तो आवाम है, पाकिस्तान है तो अदारे हैं। हमने बादशानी भाई क्लियर बात यह है कि इतनी मुश्किल बातें की जाती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया है, हमारे ये ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और ये इतनी मुश्किल बातें की जाती हैं, बहुत सारे लोगों को तो ये बातें समझ भी नहीं आती होंगी। ठीक है, मतलब 2020 में महंगाई बढ़ेगी, मैं इसी प्रोग्राम में बैठ के आपसे यही सवाल करूंगा, आप फिर इतनी मुश्किल बातें करना शुरू हो जाएंगे। सर 2020, 2021, 2022 जब तक इंतखाबात का टर्नओवर पूरा नहीं होता, कि यही सुनने को मिलता रहेगा कि जी हमारा ये बढ़ गया, हमारा वो बढ़ गया है, आवाम को रिलीफ अभी नहीं मिलेगा? सर मैं आपको बोल रहा हूं 2019-2020 में इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में बैठ के जी आप ही इसी तरीके इंसाफ की, PTI की तारीफ करेंगे। अच्छा, कि हकीकत में हर गवर्नमेंट के अंदर चीजें बढ़ती हैं, कम कभी नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह 2020 तक आप देखेंगे कि महंगाई नीचे आएगी, लेकिन इदारे काम करेंगे, करप्शन मुल्क के अंदर नहीं होगी, पाकिस्तान बनता हुआ आपको नजर आएगा कि हकीकत तारीख में ऐसे काम नहीं हुए थे दो तहरीक इंसाफ ने। चले ठीक है, जितने काम तहरीक इंसाफ करेगी मुस्तकबिल के अंदर, उतने काम किसी ने नहीं किए। सर जी आप लोग भी बड़ी बातें करते हैं कि आप लोगों ने सिंध में बहुत काम किया है, कराची में बहुत काम किया है, सेहत के ऊपर जितना मंजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बेचा है, किसी ने नहीं बेचा कि हमने अस्पताल बना दिया, हमने ढिमका अस्पताल बना दिया, और वो जी आगा खान की टक्कर के हॉस्पिटल हैं और ये इसकी टक्कर के हॉस्पिटल हैं, फिर भी जरदारी साहब एक निजी अस्पताल में जेर इलाज है। वजह क्या है सर? देखें, सबसे पहले इनकी दो बातों का मैं ज़रा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। इन्होंने कहा जी कि किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर 1 अरब का होता है तो उस पर 25 करोड़ लगाते हैं और बाकी जो है जेब में चला जाता है। ये बताएं BRTs में अरबों रुपया किसकी जेब में गया, ज़रा ये भी बता दें। अच्छा। फिर आपने कहा हमारे दौर में कोई करप्शन नहीं हुई। आप मुझे बताएं जो गैस की कीमतों में डाका मारा आपने आवाम की जेबों पे, वो पैसा किसके जेब में गया, किसकी ईमा पे हुआ? फिर आप मेडिसिन की कीमतें जो बढ़ी, आपने हेल्थ मिनिस्टर को हटाया, वो पैसे किस बेस पे लिए गए, लोगों से कीमतें बढ़ाई गई, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? आपके ही लोग थे। वो उनके खिलाफ क्या हुआ? अच्छा। कोई सबूत नहीं है ना अभी तक? तो सबूत है इनका, देखे ना इनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंक्वायरी शुरू हुई है आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एडवाइजर की उठा के देखें, उसने कहा वो पैसों के हवाले से भी फैसला हुआ है कि उनको वापस करने हैं हमने लोगों को। तो इस तरह की बात। दूसरी बात आपने कहा जी जरदारी साहब के हवाले, देखें पीपल्स पार्टी मंजन नहीं बेच रही, पीपल्स पार्टी आपको प्रैक्टिकली ये बात, आपने कभी NICVT का कोई विजिट किया है? खुद 10 बार किया है। ये है ना, 10 बार किया। आप देखें पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां 100% जी दिल के मरीजों का इलाज, और इतनी जी मेरा सवाल ये है ही नहीं ना सर। आपने कहा ना सेहत पे, मैंने आपसे सवाल किया दाल, आप मुझे जवाब देने चला। मैं उसका जो आपने कहा ना कि सेहत पे मंजन बेच रहे हैं, ये हॉस्पिटल बनाया, ये आपने सवाल किया ना। मैं मोतरिफ हूं आपकी इस चीज का। हाँ, तो मोतरिफ है ना, अस्पताल बने में जरदारी साहब क्यों निजी अस्पताल में? सर सवाल, आपके सवाल के 2 हिस्से थे। पहला आपने ये बात, चले मैं दोनों हिस्सों का जवाब लूंगा, मुझे बिल्कुल अर्जेंट ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अदील फारूकी साहब, मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराता चलूं कि जितना सेहत के मामले के ऊपर कराची के अंदर जिना अस्पताल, NICVT अस्पताल, इस तरह के अस्पतालों के ऊपर जितना मंजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेचा है, ठीक है जी, काम हो रहा होगा, वहां पे सेहत के मसाइल हल हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को इलाज किसी निजी अस्पताल में ही कराना पड़ता है। क्यों सर, क्यों? इसका जवाब मैं आपको जी बिल्कुल, आपको समझ आ जाए। बात यह है कि
इस मुल्क में कोई भी सियासी शख्सियत अपना अगर कोई ज़ाती नॉलेज, अगर उसका कोई फैमिली डॉक्टर है, फैमिली हॉस्पिटल है, उसमें इलाज कराना चाहती है तो वो उस पर कोई हर्ज नहीं है। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि शरीफ मेडिकल सिटी में नवाज शरीफ साहब इलाज करा रहे हैं या बाहर जाके इंग्लैंड से करा रहे हैं, हमने कभी इस बात पे नहीं किया। आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत बड़ी क्रिटिकल है और शुरू से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से ही उनका इलाज होता रहा है, जब वो असीर थे, असीरी के दौर में भी। अच्छा। तो जाहिर है उनके जाती वो मौलिज हैं उधर, उनको ज्यादा उनसे कंफर्टेबल हैं, वो बीमारियों को समझते भी हैं। अच्छा। इसलिए ये वजह है कि मतलब NICVT या जना में कोई इस काबिल नहीं है कि वो बीमारी को समझ सके। वो नौयत है ना। अब आप देखें वो सिर्फ दिल की हवाले से तो NICVT भी सर गुर्दों का थोड़ी है। सुने ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। वो सिर्फ दिल के, इनको और भी बहुत सारी बीमारियां लाक है ना, तो इसलिए जो है वो वहां से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से करा रहे हैं। तो मैं समझता हूं किसी की सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ना हम करते हैं जी। ना मीडिया को इस पे वावेला मचाना चाहिए, क्योंकि मुल्क के सियासत कौन कर रहा है? मीडिया का काम ही सियासत करना नहीं है। मीडिया ने एक सवाल उठाया सर और उसका जवाब आपने मुझे दे दिया। चलें जी आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए जी, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा झूठे मुकदमात से पार्टी के जियालों को झुकाया नहीं जा सकता, लेकिन जब नैब रेड करता है तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस चल जाते हैं कि सारे MNAs और MPs जो है वो धरना देके बैठ जाएं उस मकान के सामने जिसमें नैब घुसी हुई है। क्यों सर? दुरुस्त होता है इसलिए कि जब नैब चादर और चारदीवारी, सुने ना, मैं लॉजिकली बात सुना, जब नैब चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करेगी, जब नैब लेडीज को किसी के घर में जाके इस तरह हरासा करेगी, हम तो ये नहीं कहते कि आप छापा नहीं मारो, हम तो ये नहीं कहते कि आप केसेस किसी पे हैं अगर तो आप उसको ठीक है अरेस्ट करें, लेकिन उसका तरीकाकार होता है। अच्छा। पीपल्स पार्टी तो फिर भी एक जमहूरी तरीके से ना घर के बाहर बैठ के एहतजाज ही करती है ना। अच्छा। कोई आपने देखा किसी ने कोई रेंजर्स वाले से कोई गन छीनने की कोशिश की, किसी को मारा, कोई नाखुशगवार वाकया ऐसा पेश आया? एहतजाज हर किसी का हक है, और अगर आप चारदीवारी और चादर का तकद्दस पामाल करेंगे, इस तरह आप रेड करेंगे तो बिल्कुल हमें एहतजाज करना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी बात। हलीम आदिल शेख साहब का कल का बयान है, वो कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो साहब इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, बाहर निकल के देखें तो वजीर आला साहब के 4 लाडलों ने सिंध तबाह कर दिया। 4 लाडले कौन से हैं सर? ये तो उनसे पूछें आप, वो खुद मुझे गैर संजीदा लगते हैं। अच्छा। जिस तरह की वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये माजी में भी बातें होती रही हैं। अच्छा। फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, गवर्नर राज लग रहा है। जब कोई चीज आएगी सामने तो हम देखेंगे। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है। अच्छा। इसके तमाम लोगों को, कारकुनान, MPs, MNAs जो हमारे हैं, उनको अपनी क़यादत पे यकीन है। और कोई भी इस वक्त देखे ना, मैं समझता हूँ पीपल फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, वो PTI के अंदर बन रहा है। कुछ अच्छा। MNAs इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ MPs हो रहे हैं जिनके काम नहीं हो रहे, जो मायूस हो गए हैं बिल्कुल, उनको जो है ना हल्कों से अब मैं समझता हूँ कुछ अरसे के बाद मार पड़ना भी शुरू हो जाएगी। अच्छा चले ठीक है। अख्तर अराई साहब जरा क्लियर करते हैं जनाबे वाला, जिस तरह हल्कों में मार पड़ने की बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अब हल्कों में मार पड़ने वाली है, अगर ऐसे ही पीपल्स पार्टी के हवाले से भी हो जाए, MK वाले तो वैसे ही जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब से मुलाकात के लिए पहुंच गए। सर काम कौन करेगा कराची के अंदर, सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर? मैं तो मुख्तसरन एक ही जुमला बोल के आपके जवाब दे देता हूँ। उसके बाद दूसरी बात, मार तो उन तमाम लीडरान को पड़ेगी, उन तमाम उम्मीदवारान को पड़ेगी हल्के के अंदर जो काम नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। ठीक है जी। बात सीधी आधे से ज्यादा सियासी पार्टियां फारिग कर दी आपने इस बयान के साथ। नहीं, यकीनन देखिए इस वक्त पता नहीं क्या बात है, IT का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप देख लें किसी भी चीज के बारे में रिस्पॉन्स कितना क्विक होता है, चाहे वो ठीक हो या ना हो, मगर आवाम थोड़ी सी अवेयर होती हुई जा रही है। इंफॉर्मेशन एज है। ठीक है। बात यह है कि सर इस वक्त प्रॉब्लम्स इस तरह के है कि सवाए बातें करने के और कुछ नहीं है। मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, जिस सर ने मेडिसिन की, हेल्थ की बात की, बात तो सेहत पे मना किया है कि आप बात मत कीजिए, सेहत पे तो सियासत हो रही है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे X हो या Y हो, सेहत पे तो सियासत हो रही है। अच्छा। बात यह है कि ये सियासत सेहत पे भी नहीं होनी चाहिए, सियासत अवामी फलाह के लिए होनी चाहिए। बात है बिल्कुल एक। आप देख लिए कि डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन देख लें। सिंध में अगर कुछ काम करना चाहती है सिंध की गवर्नमेंट, तो वफाक उसमें टांग अड़ाता है, उसमें रुकावटें पैदा करता है। सही। अगर वफाक कोई बेहतर काम करती है, शायद उनकी बेहतर करने की नीयत है, तो सूबाई हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती। और आप देख लें लोकल गवर्नमेंट, अभी बल्दियाती इंतखाबात भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है। और सिंध हुकूमत जो है अपने डोमेन में बहुत सी डोमेन, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मैं उसकी बात पहले करना चाहूँगा कि एजुकेशन का कोई बाकायदा मिनिस्टर नहीं है। क्या तालीम जो है वो उसमें इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कि या सिर्फ यूनियन बहाल करनी है तालिब इल्म की
और वो जो स्टूडेंट है उसको भी सियासत में लेकर आना है, पढ़ाई छोड़ दें, एजुकेशन छोड़ दें। आपकी इस बात से मुझे शुएब अख्तर साहब जो कि फास्ट बॉलर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनका एक बयान याद आ गया। उन्होंने कहा था कि हमें इस वक्त पैराशूटर्स नहीं, ग्रास रूटर्स की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो सर अगर केसीसीआई या एफपीसीसीआई से ही आप लोगों ने निकालने जो है वो सियासतदान, तो फायदा क्या है सर? स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो जरूरी है ना इस लिहाज से। बिल्कुल, देखें अभी तो स्कूल में पॉलिटिक्स आ चुकी है। वहाँ का 9th और 10th का स्टूडेंट भी जो है वो किसी कॉलेज स्टूडेंट से कम बिहेव नहीं करता। देखिए उस्ताद की इज्जत नहीं है, अच्छा। तालिब इल्म की जाहिर है कि तालिब इल्म रिस्पेक्ट नहीं करता। अच्छा। वो एजुकेशन क्या, जब वो उसने पॉलिटिक्स में ही आना है या उसने ईंधन ही बनना है तो फिर तालीमी निज़ाम को देके बिल्कुल पसे पर्दा कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत का डोमेन है। अगर आप पंजाब में देख लें, चाहे या सिंध में देख लें या केपीके में देख लें, ठीक है केपीके वाले कुछ पॉइंट्स को इंतहाई बचकाना सवाल कर लेता हूं आपसे, तुलबा यूनियंस की बहाली सही है या गलत? मेरे हिसाब से गलत है। वजूहात देखें, पीपल्स पार्टी ने ही जो है स्टार्ट की थी, मोहतरम भुट्टो साहब ने स्टार्ट की थी ये, ठीक है। उसके बाद बेनजीर साहिबा ने ही बैंड लगाया था, अच्छा। यानी कि पीपल्स पार्टी ने लगाया था। जी। अब वो कौन सी वजह है कि पीपल्स पार्टी का ही जो फैसला था उसको दोबारा से वो किया गया। अभी हमारे जो लेकिन अख्तर अराइन साहब, अगर तुलबा को कोई मसले मसाइल होंगे, कोई चांसलर वाइस चांसलर उनकी बात नहीं सुनेगा, उनको अपने हुकूक के लिए कहीं ना कहीं तो किसी प्लेटफॉर्म पे आवाज उठानी पड़ेगी ना सर। ऐसे तो नहीं है कि तुलबा के ऊपर अगर 100% फीस में इजाफा कर दिया गया है तो वो भर के और साइड पे हो जाए। देखें उसके मैकेनिज्म देखें और भी हैं, सिर्फ तुलबा का यूनियन होना, देखिए तुलबा का यूनियन होना, देखें स्टूडेंट काउंसलर्स मौजूद होते हैं, पूरा एक निजाम मौजूद होता है। अच्छा, स्टूडेंट काउंसलर्स फीस जो है वो कम करा सकते? नहीं, बिल्कुल। कैसे करा सकते हैं सर? स्टूडेंट खुद करा सकता है। लॉ के अंदर मौजूद है कि स्टूडेंट खुद अपनी फीस कौन से लॉ के अंदर रेफरेंस दे रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त रेफरेंस नहीं दे सकता हूं, एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, अगर वो डिनाई कर दें मुझे बता दें कि मौजूद नहीं है। अच्छा जी। फीस कंसेशन की एप्लीकेशन जो है, मैं सर रिप्लाई कर लूं, फीस कंसेशन की एप्लीकेशन डायरेक्ट, फीस कंसेशन की बात नहीं हो रही ना, तो क्वेश्चन फीस कंसेशन का किया। देखिए नहीं, फीस कंसेशन अलग चीज है। अगर फीसों के अंदर 100% इजाफा कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स कहां जाएंगे? गवर्नमेंट का कानून मौजूद है, गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे कि तुलबा के जरिए जो है वो यूनियन बाजी कराएगी। सर जी 100% जो फीसेस बढ़ाई जाएंगी नहीं सर, ये हुकूमत की जेब में। ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे अलग से प्रोग्राम रखिए, हम आएंगे। आप बात कर रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल अग्री नहीं करता। मुझे ये बताइए कि एजुकेशन में अभी पिछले साल सेशन चेंज कर दिया। अच्छा, अभी सेशन 10 महीने का 1 जुलाई से शुरू होगा। अभी इरादे उनके ये है कि सेशन पीछे लेकर आए, बिल्कुल लेके आइए। पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रहना चाहिए, ये खेल नहीं है। अच्छा, ये खेल नहीं है, मजाक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, मैं 7,000 रुपए फीस भर रहा हूं हर सेमेस्टर की, अचानक उसको 14,000 कर दिया जाए, जिम्मेदार कौन है? जिस मुल्क में दोहरा कानून होगा, जिस मुल्क में दोहरा कानून होगा, कोई 50 रुपए पे जो है वो जमानत करा के बैरून मुल्क चला जाएगा जी, और कोई जो है वो फांसी पे लटक जाएगा, तो फिर उसे ऐसे मुल्क में चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, होना वही है। अदील भाई, मैं कमेंट चाहूंगा आपके। देखिए सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बहुत बड़ा मिसाली इकदाम है कि स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही जमात है जिसने लेबर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, ये गरीब मजदूर, तुलबा, आरी, इनको अपने हकूक की आवाज बुलंद करने का जो ताकत दी है, जो आवाज दी है, वो पीपल्स पार्टी नहीं दी है। ये जरा दूसरी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है अच्छा, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जी वो फीस अपनी कंसेशन करा सकता है। देखें ना, ग्रास रूट लेवल तक जब तक आप पॉलिटिक्स को हमने असल में बहुत गंदा कर दिया है। पॉलिटिशियंस को जो हम नक्शा पेश करते हैं ना कि जी ये इंतहाई बुरे लोग होते हैं, हालांकि इन्होंने रूल करना होता है, मुल्क चलाना होता है आके। ग्रास रूट लेवल से मैं खुद पार्ट रहा हूँ स्टूडेंट यूनियन का, जब लोग आते हैं ऊपर लीडरशिप आती है, इससे देखें ना, एक तरफ आप जब इल्जाम लगाते हैं कि जी ये सियासी पार्टियां जो है वो एक खानदानी फैमिली बैकग्राउंड को लेके चल रही हैं, तो फिर एक आम आदमी कैसे आएगा? ठीक है। तो स्टूडेंट यूनियंस इसके लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। उसमें से लीडर्स आपके बहुत सारे आगे आते हैं, स्टूडेंट के मसाइल जो है बड़े बेहतर तरीके से हल होते हैं। अच्छा। इसी तरह देखें, भुट्टो साहब ने जो लेबर यूनियंस बनाई, उनको शेयर होल्डर्स बनाया। आज उनके हकूक की अगर कोई फैक्ट्री मालिकान या इंडस्ट्री वाले वो उनके मुतालबात को नहीं सुनते, तो उनके पास एक जो है वो एक तरीकाकार मौजूद है आवाज उठाने के लिए। बिल्कुल, चले बादशाह शाह साहब, मैं कमेंट चाहूंगा क्योंकि वफाकी हुकूमत भी इसके ऊपर स्टैंड करती है और कहती है कि बिल्कुल स्टूडेंट यूनियंस की बहाली जरूरी है।
सर मैं बिल्कुल ज़रूर ये बात करूंगा, जैसे भाई ने बोला कि भुट्टो साहब चाह रहे हैं कि मजदूर यूनियन का से, देखिए हम तो ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन जो है ये तो बरकरारी क्या कि हर महकमे के अंदर, हर महकमे के अंदर यूनियन के सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये फ़ायदा बताऊं कि इस टाइम हमारी, अगर आप स्टूडेंट के हवाले से बात करें, आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री के हवाले से बात करें और पाकिस्तान से हट के दुनिया भर पर आप देखें कि अगर किसी को फीस से हट के अगर कोई किसी कंपनी का अगर मुलाजिम है तो उसको भी ये मालकान को ये अलाउ है कि आप इनका अकाउंट खोलें और बाकायदा तौर के कंपनी थ्रू इसको पेमेंट दें। और उस दौरान अगर इस बंदे का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसको कोई मसाइल सामने आ जाते हैं, तो वो कंपनी की जवाबदारी है कि हाँ कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती और उसमें बाकायदा तौर पे अगर कहीं यूनियन आपकी डेवलप होती है तो उसमें 25% कोटा पार्टी का होता है, पार्टी के लोग का इन्वॉल्वमेंट होती है ताकि उस यूनियन को अच्छी प्रॉपर तरीके से वो बिल्कुल और उसकी बहाली के लिए बिल्कुल इकदाम करने चाहिए। मैं तुलबा यूनियन के खिलाफ नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि कोड ऑफ कंडक्ट पहले बनना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जब आप आजादी दे देंगे, यूनियन बना देंगे तो फिर वो ईंधन ही बनेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार अख्तर अराई साहब हमारे साथ मौजूद थे, अदील फारूकी एडवोकेट साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भाषानी शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सियासत के मामलात ऐसे हैं कि अभी आवाम को घबराना चाहिए। वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब का जो बयान है कि घबराना नहीं है, तो वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब के घर का केबल शायद खत्म हो गया है या खराब हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने इस किस्म का बयान दे दिया कि हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने हालात को बनाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि हालात इस वक्त बहुत ज्यादा बुरे हैं, चाहे मईशत के देख लिए जाएं, कारोबार के देख लिए जाएं, नौकरी पेशा अफराद के देख लिए जाएं, तो बेरोजगारी मुसलसल बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आगे आने वाले वक्तों में महंगाई में भी इजाफा देखने में आ रहा है, तो बेहतर होगा कि कोई पॉलिसी मुरत्तब कर ली जाए। चोर चोर डाकू डाकू की सदाएं सुनकर अवाम के कान पक चुके हैं, अमली तौर पर कोई काम कर लिया जाए तो शायद अवाम अपने आंसू साफ करना शुरू कर दें। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।